नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का। अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स जो है ऐप डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। किसी इंक्वायरी के लिए आप मेरा ये नंबर इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कल के लेक्चर से अपन आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। तो कल मेंस की पहली क्लास में हम लोगों ने जो पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है और अपना जो इंडस वैली उसको स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ पे अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कालीबंगा। कालीबंगा से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है एग्जाम में दो तरीके के बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है 20 वर्ड्स और अगला बन सकता है 5 मार्कर। ठीक है, तो उतना कंटेंट हमारे दिमाग में होना ज़रूरी है। बाय द वे, जैसे कालीबंगा से जो क्वेश्चन है वो अपना 20 वर्ड्स में बनता है। तो जैसा हम जानते हैं कि इसके बारे में 2-3 चीज़ें हम मेनली वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि कालीबंगा प्राचीन सरस्वती या वर्तमान घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। ठीक है, खोज इसकी बीबी लाल द्वारा 1993 में की गई। शाब्दिक अर्थ काली कांच की चूड़ियाँ, मुख्य साक्ष्य जूते हुए खेत के प्रमाण, पूजा पाठ के स्थल व अग्नि वेदिकाएँ मिली है। क्लियर। अब अगर 20 वर्ड्स आता तो कौन कौन सी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे लिखनी है, तो सबसे पहले इसकी लोकेशन अपन लिखेंगे। प्रमुख सैंधव स्थल जो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। फिर उसके बाद कि यहाँ से मुख्यतः जूते हुए खेत के प्रमाण व अग्नि वेदिकाएँ मिली है। ये इन्फॉर्मेशन सबसे बेस्ट वर्ड रहेगी 20 वर्ड्स में। 5 मार्कर में जो पूरा कंटेंट है वो बहुत बढ़िया है। अगर आप लोग चाहें तो इसमें मैप भी बना सकते हैं। अब यहीं से क्या है, एक क्वेश्चन आपका और बनता है, उस पर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे वहाँ पे क्वेश्चन लिखाया था घग्गर। अब हो सकता है ये ज्योग्राफी में भी बने, हो सकता है ये हिस्ट्री में भी बने। अगर हिस्ट्री वाले में इसका क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर लिखने का तरीका अलग रहेगा। अगर ज्योग्राफी में बनता है तो उसका आंसर लिखने का तरीका अलग रहेगा। घग्गर अगर हिस्ट्री वाले पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें अपने को आंसर लिखना पड़ेगा कि हिमालय नदी, हिमालय अंतःप्रवाही नदी जिसका प्रवाह राजस्थान तक होता है। ठीक है, फिर सैंधव स्थल कालीबंगा इसी के किनारे स्थित है। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन के रूप में भी आप याद रखें कि 5 मार्कर में भी आ जाता तो चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। इसका पौराणिक नाम जो है वो भी एग्जाम में आ जाता है, उससे भी आंसर लिखना पड़ सकता है। तो इसका पौराणिक नाम क्या है? ध्वंसदती। ठीक है, दूसरा अगर आप देखेंगे ये राजस्थान का मैप, जयपुर, भरतपुर और ये हनुमानगढ़ वाला एरिया, तो ये घग्गर नदी इस तरह से बहती है। बारिश के दिनों के अंदर इसमें क्या रहता है कि ये जो नदी है, ये नदी जो है बारिश के दिनों में पाकिस्तान तक भी पहुंच जाती है। तो पाकिस्तान में इस नदी को क्या कहा जाता है? हकरा। ठीक है, और भारत के अंदर इसको क्या कहा जाता है? घग्गर नदी। ठीक है, नेक्स्ट अगली चीज कि जो इसको सरस्वती नाम के नाम क्यों दिया गया है, तो जो प्राचीन पौराणिक सरस्वती नदी जो वेदों में उल्लेख किया गया है, अब चूंकि वो तो लुप्त हो चुकी है, लेकिन उस नदी की जो घाटी थी उसी में इसका प्रवाह है। इस कारण से इसको सरस्वती प्रवाह स्वरूप भी माना जाता है। और यहीं पे आपका कालीबंगा है। ठीक है, और कालीबंगा में 2 इंपॉर्टेंट चीजें मिली है कि अग्नि वेदिकाएं केवल यहीं से मिली है। अग्नि वेदिकाओं का तात्पर्य जैसे हवन करने के जो स्थल होते हैं लगभग वो मान के चलिए आप। और जूते हुए खेत के प्रमाण जो सैंधवकालीन आधुनिक कृषि के बारे में अपने को बताते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनावली। ठीक है, कहीं कहीं आप बनवाली देखेंगे, कहीं कहीं बनावली देखेंगे आप। तो यहाँ से 20 वर्ड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता। ये मोनूमेंट्स आप देख सकते हैं, बनावली का ही है। ठीक है, कितने बढ़िया पिलर्स बने हुए हैं। जैसे ये जो तोम जैसा दिख रहा है, ये पूरा क्या है? सिक्योरिटी पिलर है वहाँ का। ये वॉल्स हैं वहाँ की, ये वहाँ के जर्जर मकान जो हैं वो दिख रहे हैं आप लोगों को। इसकी स्थिति कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, खोजकर्ता कौन है इसके? रविंद्र कुमार बिष्ट। ठीक है, नदी कौन सी है? रंगोई नदी। नदी कौन सी है? रंगोई नदी। विशेष यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से मिट्टी का हल मिला है। मतलब ये चीज़ ये साबित करती है कि भाई यहाँ से जो मिट्टी का हल मिला है मतलब खिलौनों के रूप में उसको बनाया गया था। जल निकास प्रणाली के प्रमाण नहीं मिले हैं।
अब ये बनावली का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, अगर प्री अपन करते तो वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, हालांकि अभी मेंस पे फोकस रखना है। अब बनावली पे 20 वर्ड्स आ गया तो हमें क्या करना है, हरियाणा में स्थित रंगोई नदी के किनारे प्रमुख सैंधव स्थल जहाँ से मिट्टी के हल एवं जल निकास प्रणाली है अनुपस्थित मिली है। नेक्स्ट धोलावीरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, धोलावीरा गुजरात में स्थित है। ठीक है, अब इसके बारे में स्थिति कहाँ है, गुजरात में, खोजकर्ता जोशी साहब। ठीक है, विशेष क्या है, यहाँ के नगर नियोजन में 3 टीले प्राप्त हुए हैं। मोस्ट ऑफ जो सिंधु सभ्यता के स्थल हैं उनमें 2 टीले ही हैं, मुख्य नगर और अन्य नगर, मतलब 2 ही भाग मिले हैं पश्चिमी पूर्वी के रूप में। ठीक है, जो एक वाला भाग ऊपर वाला है वो अमीर वर्ग के निवास के रूप में दिखाता है, या जो राजा प्रसाद से संबंधित लोग थे, राजतंत्र से संबंधित उन लोगों के लिए, और दूसरा भाग सामान्य लोगों के हिसाब से। यहाँ पे 3 टीले मिले हैं। विश्व का सबसे प्राचीन स्टेडियम जो है वो भी धोलावीरा से मिला है। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा अभिलेख जो इंस्क्रिप्शन है सबसे बड़ा, वो भी आपका कहाँ से मिला है, धोलावीरा गुजरात से मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे धोलावीरा में अगर 20 वर्ड्स आ गया तो आप ये लिखेंगे, गुजरात में स्थित प्रमुख सैंधव स्थल जहाँ नगर नियोजन में 3 टीले, सबसे प्राचीन स्टेडियम व यहाँ का सबसे बड़ा अभिलेख बस प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट सुतका गेंडोर, मकरान तट के निकट जॉर्ज डेल्स द्वारा खोज, बेबीलोन बंदरगाह के रूप में व्यापार के प्रमाण। अब इसको अपन देखो थोड़ा सा 20 वर्ड्स में लिख देते हैं कि सुतको गेंडोर लिखा जाता तो अपन क्या करेंगे। पहली चीज यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, मकरान तट एक शब्द आया था, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है। अगर यहाँ से लेकर हम यहाँ तक की बात करें, यहाँ से भड़ोस से लेके अपन काठियावाड़ वाला जो पार्ट है, इस कोस्टल रीजन को बोलते हैं काठियावाड़ तट। अगर यहाँ गोवा तक अपन लेके आ जाए तो ये पूरा आपका क्या कहलाएगा, कोंकण तट कहलाएगा। ठीक है, ये सब पर्टिकुलर पार्ट। अब इसके आगे वाला जो पार्ट है ये कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान वाला तटवर्ती भाग क्या कहलाता है, मकरान तट। जैसे अपना ये कोंकण कहलाता है, ये वाला जो भाग है मालाबार कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये वाला भाग क्या कहलाता है, मकरान तट। तो ये जो कोस्टल एरिया था, ये बंदरगाह कौन सा था, दूसरा बंदरगाह मकरान तट पाकिस्तान में स्थित था। ठीक है, विशेष यहाँ से क्या मिला है, जो बेबीलोन सभ्यता है, बेबीलोन के बंदरगाह हैं, वहाँ से व्यापार के प्रमाण मिले हैं। इसकी खोज किसने की है, जॉर्ज डेल्स ने। मेंस में आंसर लिखेंगे सुतका गेंडोर से अपन क्या लिखेंगे, पाकिस्तान मकरान तट पर स्थित प्रमुख सैंधव स्थल, यहाँ इस बंदरगाह नगर से बेबीलोन बंदरगाह से या बेबीलोन से व्यापार के प्रमाण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट चहुंदड़ो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, चहुंदड़ो मतलब चांद जैसी स्थिति, और चांद जो है वो किस आकार में होता है आपको पता ही है। तो यहाँ से वक्राकार ईंटों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, स्थिति सैंधव किनारे पाकिस्तान में, यहाँ से 3 संस्कृति के अवशेष मिले हैं, वक्राकार ईंटें, मन के बनाने के कारखाने, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं। ठीक है, ये बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें हो गई, लेकिन हल्का सा अपन देखते हैं कि यहाँ क्या है। ऐसा एकमात्र स्थल जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। यहाँ वाले एरिया में आप देखेंगे थोड़ा सा डीप से, तो इसमें तो नहीं दिख रही है, हालांकि सिंपली दिख रही है, लेकिन वक्राकार ईंटें भी इसमें हैं। फिर ये ऊपर वाले पार्ट में देखेंगे, ये रियल पिक्चर है ये वाली वहाँ की। ठीक है, उसमें आपको जरूर आप जूम करके देखेंगे तो दिख सकता है। चहुंदड़ो पाकिस्तान में स्थित प्रमुख सैंधव स्थल जहाँ से 3 संस्कृति के अवशेष। ठीक है, यहाँ से मन के बनाने के कारखाने में वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। बस यहाँ पे आंसर 20 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन इसमें आ भी नहीं सकता। रोपड़, यहाँ से भी 20 वर्ड्स ही आ सकता है। स्थिति कहाँ है इसकी, पंजाब में। किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे। किसने इसका खोज किया है, यक्षदत्त शर्मा। ठीक है, प्राप्ति यहाँ से पत्थर व मिट्टी के मकान, तांबे की कुल्हाड़ी, कुत्ता व मनुष्य का युगल समाधान। अब रोपड़ के बारे में 20 वर्ड्स लिखना है तो सतलज नदी के किनारे पंजाब में स्थित प्रमुख सैंधव स्थल जहाँ से कुत्ते व मनुष्य के युगल समाधान व तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। इतने में आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये प्लेस आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, ये रोपड़ का ही प्लेस है। नेक्स्ट आगे रंगपुर। अब ये छोटे छोटे प्लेसेस हैं, उनके बारे में एक हल्की हल्की जानकारी कि कभी यहाँ से 20 वर्ड्स में आ जाए, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये मादर नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। खोज रंगनाथ राव ने की है। चावल के दाने यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऐसे आलमगीरपुर, ये सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है, यूपी में स्थित है। मांडा, ये मांडा लिखा हुआ है, इसको मांडा पढ़े आप। मांडा चिनाब नदी के किनारे कश्मीर में स्थित है और सैंधव सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। फिर सूट कोतड़ा कच्छ किनारे गुजरात, जगपति जोशी द्वारा खोज गोड़ी की अस्थियाँ,
अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि जो सूर कोटड़ा लिखा हुआ है ये आपका, ये कच्छ किनारे गुजरात में है। जगपत जोशी ने इसकी खोज की और यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ भी मिली है। ठीक है, अब यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ तो मिली है, लेकिन सेंधववासी ना तो लोहे से परिचित थे, ना हाथी से परिचित थे, ना घोड़े से परिचित थे। कभी एग्जामिनेशन आता है कि वो 3 वस्तुएं जिनसे सेंधववासी अनभिज्ञ थे, तो घोड़ा, हाथी और लोह। इसको एक बार मैं करवा देता हूँ बढ़िया से आप लोगों को। जैसे सेंधव सभ्यता जो है उसके चारों स्थल, चारों कोने देख लेते हैं अपन इसके। ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका पूर्व हो गया। सबसे उत्तरी स्थल है वो कौन सा है आपका? मांडा कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, सबसे दक्षिण स्थल हो गया आपका, क्या हो गया? देमाबाद, महाराष्ट्र, गोदावरी की सहायक नदी के किनारे। पूर्व में कौन सा हो जाएगा आपका? आलमगीरपुर, मेरठ यूपी, देखो हिंदी मीडियम में ये बात ध्यान रखनी कि इंग्लिश के अल्फाबेट लिखने से भी बचना है। कौन सी नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी, क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। और सबसे पश्चिमी स्थल जो पाकिस्तान में है वो कौन सा है आपका? सुक्को गेंडोर। ये इस तरीके से। चलिए अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं अपन लोग। ऑफलाइन बैचेज भी अपने यहाँ अवेलेबल हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सिंधु सभ्यता के निर्माता पर टिप्पणी। अब यहाँ पे एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आ गया कि सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख निर्माता है उस पर टिप्पणी कीजिए। तो 5 मार्कर में अगर ये क्वेश्चन आपका आ जाता है तो इसमें आंसर आप किस तरह से लिखेंगे कि 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य पनपी इस नगरीय व आधुनिक सभ्यता के जनक से हम अनभिज्ञ हैं। भौतिक साक्ष्यों के आधार पर निम्न मत दिए जा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, उसको मैं ठीक करवा दूंगा। क्वेश्चन ये समझिए आप, ये कोटेशन हो गया आपके आंसर को स्टार्ट करने का कि भाई इस कालखंड में पनपी ये एक मॉडर्न और अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन थी। इसके फाउंडर के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, भौतिक साक्ष्यों का यहाँ अभाव है, लेकिन निम्न विद्वानों के मत के आधार पर, विद्वानों के मत के आधार पर क्या है? सबसे पहले जैसे कि इसके निर्माता द्राविड़ थे या राख द्रविड़ थे। ये बात किसने कही है? राखलदास बनर्जी ने। तो यह राख द्रविड़ का मतलब क्या हो गया? याद रखने के लिए मैंने रखा है, राख से राखलदास बनर्जी, द्रविड़ से द्रविड़, मतलब सिंधु सभ्यता के निर्माता द्राविड़ थे। ये बात किसने कही है? राखलदास बनर्जी ने। दास कि सिंधु सभ्यता के जो लोग बनाने वाले थे ये किसी के दास थे और बाद में इन्होंने बनाया। ये बात कर रही है मार्टिन व्हीलर ने। दस्यू व्हीलर, ये याद रखना, दस्यू व्हीलर, दास व्हीलर, याद, ये शॉर्ट ट्रिक है बीच में। सुमेर वासियों ने इसका निर्माण किया था, गार्डन चाइल्ड ने इस बात को कहा है। ये एक आर्यो जो है, आर्यो के द्वारा इसको बनाई गई। तो आर्य जो है हमारे आराध्य कौन है? प्रभु श्री राम और लक्ष्मण। ठीक है, तो आर्य राम लक्ष्मण, रामचंद्र व लक्ष्मण स्वरूपा जो इतिहासकार है उन्होंने इस मत को माना है। ये सिंधु सभ्यता। फिर सिंधु सभ्यता व आर्य सभ्यता में अंतर। अब ये 5 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है, तो सेम पैटर्न में आपको वहाँ आंसर लिखना है, क्योंकि 5 मार्कर में 8 लाइन आएगी। ठीक है, आधार क्या हो गया? आर्थिक। सिंधु सभ्यता जो है उसकी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था व्यापार प्रधान थी। आर्य सभ्यता की जो सभ्यता है वो कृषि प्रधान व पशुपालन प्रधान थी। आधार निवास, सिंधु सभ्यता एक नगरीय प्रकार की आवासीय प्रकृति रखती थी, जबकि आर्य सभ्यता कबीलाई व ग्रामीण हुआ करती थी। औजार, इनके सिंधु वासियों के अंदर औजार तो थे लेकिन हथियार अनुपस्थित थे। आर्य सभ्यता में ढाल, कमान इत्यादि हथियार पाए गए हैं। पूज्य पशु, सिंधु काल में बेल पूज्य पशु था, एक सिंगी पशु जो है पशुपतिनाथ महाकाल के रूप में। ठीक है, और आर्य सभ्यता में गाय सबसे ज़्यादा पूज्य पशु के रूप में आ गई। ठीक है, आधार समाज, सिंधु समाज मातृसत्तात्मक था, आर्य समाज आपका पितृसत्तात्मक था। आधार पूजा पाठ,
सिंधुवासी मूर्ति उपासक थे, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, ठीक है, प्रकृति उपासक मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, इसलिए ये सब माना जाता है, प्रतीत होता है कि सिंधुवासी मूर्ति उपासक थे। आर्य सभ्यता प्रकृति उपासक, आर्यों ने वेद मंत्र बनाए, सूर्य को समर्पित, नदी को समर्पित, ठीक है, चंद्रमा को समर्पित, ये प्रकृति उपासक थे। मूर्तियों का पर्याप्त अभाव है आर्य सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। सिंधुकालीन सामाजिक संरचना जीवन लिखित साक्ष्यों के अभाव में उत्खनन सामग्री एवं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर सिंधु समाज की निम्नलिखित विशेषताएं। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा इन्होंने, क्वेश्चन ये है सिंधुकालीन सामाजिक व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। तो सिंधुकालीन सामाजिक व्यवस्था पर टिप्पणी लिखने के लिए कि भाई सिंधुकालीन सामाजिक संरचना जो है उसके लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो लिखित साक्ष्यों के अभाव में सिंधुकालीन जो सभ्यता है, या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं लिखित साक्ष्य एवं भौतिक साक्ष्यों के अभाव में सिंधुकालीन सभ्यता का अनुमान लगाया जा सकता है, जो इस रूप में प्रकट होती है, ठीक है। सामाजिक स्वरूप सिंधुकालीन, ये 5 मार्कर में भी आ सकता है, 11 मार्कर तक भी आ सकता है। समाज 4 वर्गों में विभाजित था, जैसे कि वहाँ से प्रमाण मिले हैं उन अनुमानों के आधार पे ये समाज 4 वर्गों में था। पहला बुद्धिजीवी वर्ग था, जिसमें पुरोहित, ज्योतिष व चिकित्सक आते थे। दूसरा योद्धा वर्ग आता था, जिसमें सैनिक आते थे। तीसरा व्यापारिक वर्ग, जिसमें शिल्पी व कलाकार आते थे। चौथा सेवक वर्ग, जिसमें किसान व सेवक आते थे। ये इंडस वैली का है। फिर वेशभूषा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी का भी सामाजिक स्वरूप पूछे यही पॉइंट्स आते हैं। तो प्राप्त मूर्तियों के आधार पर स्त्री व पुरुषों की वेशभूषा लगभग समान थी। सुइयों का मिलना वस्त्र सिलाई का संकेत करता है, मतलब यहाँ से क्या है, सुई भी मिली है, जिससे यह प्रतीत होता है कि इनकी वेशभूषा सिली जाती थी। प्रसाधन सामग्री एवं आभूषण, स्त्री पुरुष दोनों ही लंबे बाल रखते थे। श्रृंगार पेटियां, लिपस्टिक, काजल इत्यादि भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आमोद प्रमोद मनोरंजन के साधन, धोलावीरा का स्टेडियम क्रीड़ा स्थल मनोविनोद के बारे में इंगित करता है। भाई यहाँ से जो स्टेडियम मिला है, क्रीड़ा स्थल मिले हैं, वो बताते हैं कि ये लोग मनोरंजन पे भी विश्वास करते थे। नृत्य गान उत्सव के प्रमाण में मिले हैं। शिकार इत्यादि इनके मनोरंजन के प्रमुख साधन रहे होंगे। गृहस्थी के उपकरण, जैसे हाथी दांत का पैमाना, कांसे तांबे के बने बर्तन, मतलब तांबा तो नहीं पाए गए पर्टिकुलरली डायरेक्टली, लेकिन कांसा तांबा मिश्रित रूप से इनके बर्तन मिले हैं। मिट्टी के बर्तन विशेष प्रिय, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही प्राप्त हुए हैं। स्त्रियों की स्थिति, सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था और बहुसंख्यक मृण मूर्तियाँ मिली है, इससे ये लगता है कि स्त्रियों की जो स्थिति है वो सबसे सम्मानजनक थी, ठीक है, वो परिवार का मुखिया होती थी। शिक्षा, सिंधुवासी लेखन व लिपि कला से विज्ञ थे, मतलब वो इसके बारे में जानते थे, किंतु अभी तक हम इनको नहीं पढ़ पाए हैं। फिर सिंधुकालीन धार्मिक स्थिति, ये भी एक आपका 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तो अपन इस पर चर्चा करते हैं। सिंधुकालीन धार्मिक जीवन, ये आपका 5 मार्कर में भी आ सकता है। 11 मार्कर में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सिंधुकालीन सामाजिक धार्मिक जीवन पर टिप्पणी, ठीक है। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत व मेसोपोटामिया की जो अभिलेख है उसके आधार पे अपन बता सकते हैं कि भाई इनका धार्मिक जीवन कैसा होगा, ठीक है। उसके अलावा जो पुरातात्विक स्रोत है उसमें क्या आ जाएंगी, वहाँ से जो भी मृण मूर्तियाँ वगैरह जो भी चीज़ें मिली हैं उन चीज़ों को आपको, जैसे यहाँ दिख रहा होगा मृण मूर्तियाँ क्या होती, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस तरह से बनाते थे स्ट्रक्चर। ये पहला धार्मिक जीवन में पहली चीज़ ये प्रमाण प्राप्त होता है कि सिंधुवासी मातृ देवी की पूजा करते थे। प्रत्येक सिंधु स्थल से मिली मातृ देवी की मूर्तियां उन्हें प्रधान देवी इंगित करती है। इन्हें जननी व पोषण की देवी के रूप में माना जाता था, ठीक है, पहला पॉइंट। शिव पूजा, हड़प्पा स्थल से सिंहासन पर योगासन मुद्रा में शिव को दर्शाया गया है, इससे ये अभिप्राय होता है कि शायद ये लोग शिव पूजा करते थे। लिंग व लैंगिक पूजा, लिंग व लैंगिक पूजा के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त जो स्कल्पचर है, अभिलेख जो भौतिक वस्तुएं हैं उसके आधार पर लगता है। पशु पूजा, यहाँ से जो प्राप्त मुद्रा साक्ष्य है उन पे एक श्रृंगी बेल पर्याप्त मात्रा में पाया गया है, ठीक है। तो जो बेल पुष्प पाया गया है वो आपको क्या प्रकट करता है कि पशु पूजा भी पाई जाती थी। फिर सूर्य व वृक्ष पूजा, ठीक है, यहाँ पे सूर्य पूजा व वृक्ष पूजा के प्रमाण भी मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वृक्ष मिले हैं तो कहीं ना कहीं उन पे कुछ ऐसे चिन्ह प्राप्त हुए होंगे, जैसे सूर्य को जो अर्घ्य अर्पण करते हैं तो उसके भी चिन्ह प्राप्त हुए होंगे, ठीक है। मृत्यु संस्कार की तीनों विधियाँ प्रचलित थी। तीनों विधियाँ मतलब दफन, पशु आहार व जलाना। जैसे अभी मुस्लिम कम्युनिटी में दफन किया जाता है। पशु आहार, जो पर्शियन या पारसी होते हैं उनमें क्या होता है कि शव को नेट पे डाल दिया जाता है और वहाँ पे जंतुओं का भोजन बन जाता है। वो जलाना, जैसे हमारे हिंदू रीति रिवाज में, तो ये तीनों ही प्रक्रिया वहाँ प्रचलित है, इस तीनों के प्रमाण मिले हैं। सिंधुकालीन आर्थिक जीवन पर टिप्पणी,
अब ये एक अलग 5 मार्कर हो गया कि सेंधवकालीन आर्थिक व्यवस्था पर टिप्पणी लिखी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका इंट्रो जो होना चाहिए कि वो सेम लाइन आपको ध्यान में रखनी है। अब भाषा शैली मेंस में बहुत मायने रखती है कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सेंधव आर्थिक जीवन के बारे में निम्न अनुमान प्राप्त होते हैं। ये सिंगल लाइन का आपका इंट्रो हो गया, क्योंकि लिखा हुआ तो हम पढ़ नहीं पाए हैं। आर्थिक जीवन प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों एवं सुमेरियन में मेसोपोटामिया के अभिलेखों के आधार पर सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। इतना बड़ा जो इंट्रो है वो 11 मार्कर में, ठीक है। कृषि, कपास की खेती, गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर की जाती थी। तो ये फसलें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कपास की खेती जो है वो किसकी देन है, सेंधवकालीन की देन है, ठीक है। गेहूं, जौ तो चलो ठीक है, किसका माना ही नहीं जाता है। सरसों, तिल ये इनके प्रमाण मिले कि ये इनकी खेती करते थे। पशुपालन के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं, जिसमें गाय व बैल को मुख्य रूप से पाला जाता था, बैल तो मुख्य रूप से। वस्त्र बुनाई के प्रमाण भी मिले हैं कि यहाँ से प्राप्त सुइयों एवं वस्त्रों से पता लगता है कि ये लोग वस्त्र निर्माण की कला में भी अग्रणी थे। उद्योग व्यवसाय, शिल्पकला, वस्त्र निर्माण, आभूषण कला, कुम्हारगिरी, बढ़ईगिरी, मनके बनाने के कारखाने यहाँ के प्रमुख उद्योग व्यवसाय थे। व्यापार, इनका आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार थे। कभी 11 मार्कर में आ जाए या कभी 5 मार्कर या 3 मार्कर में आ जाए कि ये वस्तु सिंधवासी कहाँ से आयात करते थे। तो जैसे तांबा है तो राजस्थान में खेतड़ी, बलूचिस्तान, पाकिस्तान व ओमान से मंगवाते थे। उस जमाने में आज से 5000 साल पहले आप ये फॉरेन ट्रेड करते थे। चांदी व टिन अफगानिस्तान व ईरान से मंगाई जाती थी। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान व ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र से। लार्ज वर्द जो है, लाफिस लज्जुरी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, लार्ज वर्द मेसोपोटामिया से मंगाते थे। इनकी मुद्रा, अब आर्थिक परिदृश्य किसी का भी पूछ लो, गुप्त काल का पूछो, मुगल काल का पूछो, तो करेंसी भी अपन वहाँ मेंशन करेंगे। तो इनकी मुद्राएं नॉर्मली सेल खड़ी या टेराकोटा से बनी होती थी। ये देखिए आप, जैसे ये पुरोहित राजा की मूर्ति आपको दिख रही है, तांबे व कांसे के बर्तन दिख रहे हैं। ये कांसे का तांबे का बर्तन मिश्रण जो है, एक मृण मूर्ति वहाँ से जो मिली ये आप दिख रही हैं। रोपड़ से मिला एक मुद्रांकन जो है, जैसे ये एक सींग वाला पशु आपको यहाँ दिख रहा होगा। एक औजार, इस प्रकार का औजार मिला, इससे लगता है वैसे तो बेसबॉल का डंडा दिख रहा है, लेकिन ये उनका औजार था। शिवलिंग, ये जैसे लिंग पूजा के प्रमाण के रूप में वहाँ से चीज़ें मिली हैं। मनके, ये गले में जैसे अपन ऑर्नामेंट्स बनाते हैं तो मनके बनाने का कारखाना मिला है। उस समय ये बहुत एक्सपेंसिव चीज़ हुआ करती थी। तांबे का दर्पण, मतलब ये मिरर इतना घिसा जाता था कॉपर को कि भी वहाँ से वो आपका चेहरा फ्लैश कर दे। एक मातृ देवी की मूर्ति, ये भी इस तरह से, ये सारी चीज़ें वहाँ से मिली हैं। अब विनिमय प्रणाली, जैसे कि भाई एक्सचेंज प्रोसेस क्या था उनका, तो सेंधवकाली जो है उनकी अर्थव्यवस्था में मुद्रा व वस्तु विनिमय दोनों ही प्रचलित थे, क्योंकि टेराकोटा की मुद्राएं मिली हैं। अब सेंधवकालीन राजनीतिक जीवन, अगला आपका 5 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है, या तीनों को मिला के 11 मार्कर पूछा भी गया है पहले और आगे भी पूछा जा सकता है कि इनका जो राजनीतिक जीवन था वो किस प्रकार का था। लिखित साक्ष्यों के अभाव में भिन्न भिन्न विद्वानों के मतों के आधार पर सेंधवकालीन राजनीतिक व्यवस्था इस प्रकार थी। चूंकि हमारे पास कोई लिखित प्रमाण पढ़ा नहीं गया है, इस कारण से जो विद्वान हैं उन्होंने पुरातात्विक साक्ष्यों का अध्ययन किया है, उस आधार पर सबकी राय भिन्न भिन्न है, लेकिन उन सभी राय को ओवरऑल मिलाकर हम एक सामान्य ढांचा इनके राजनीतिक रूप से इस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला, प्रशासन विकसित एवं सुसंगठित था। ऐसा आप किस आधार पर कह सकते हैं? क्योंकि एक व्यवस्थित नगर नियोजन प्रणाली, ग्रिड व्यवस्था, सारी चीजें, तो ये बताती है कि नगर नियोजन से ये प्रमाणित होता है कि यहाँ का प्रशासन विकसित एवं सुसंगठित था। प्रतिनिधि का आधार में क्या हुआ, हंटर के अनुसार प्रतिनिधि का आधार, प्रतिनिधि आधार मतलब क्या हो गया कि जो नगर हैं वो 2 भागों में मिले हैं। इसका मतलब एक भाग जहाँ सुपर क्लास लोग रहते थे, एक जहाँ पे क्या वर्किंग क्लास प्लेस लोग रहते थे। तो इसका मतलब प्रतिनिधि समाज की व्यवस्था थी कि कुछ लोग ऐसे थे जो उच्च वर्ग से होते थे, ठीक है। शासन का आधार हंटर महोदय के अनुसार, ये हंटर मतलब ये विद्वानों का मत है कि यहाँ की व्यवस्था लोकतांत्रिक हुआ करती थी, ऐसा हंटर ने बताया है। नगर पालिकाओं जैसी संस्था, यहाँ का ढांचा देखकर प्रतीत होता है कि भाई नगरों के नियोजन के लिए कोई ना कोई नगर पालिका जैसी स्थिति या जैसे नगर निगम होता है, ऐसी कोई ना कोई संस्थाएं वहाँ पे काम करती रही होगी, इसीलिए इतना बेस्ट मैनेजमेंट वहाँ चला। नागरिक सुरक्षा, जैसे नगरों के परकोटे अपने को दिखते हैं तो उससे लगता है कि यहाँ नागरिक सुरक्षा जो है शांतिपूर्ण व व्यवस्थित होती थी।
सिंधुकालीन नगर नियोजन, अब ये क्वेश्चन भी पीएससी मेंस में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि सिंधुकालीन नगर नियोजन की क्या विशेषताएं हैं। जैसा कल के मैप में भी अपन ने दिखाया था, जल निकासी प्रणाली, सुरक्षा दीवार, सड़कें 90 डिग्री पर काटती हुई, तो उसी पे अपन आज चर्चा करेंगे कि 5000 वर्ष पूर्व आश्चर्यचकित करने वाली इस नगरीय सभ्यता के नगर नियोजन को निम्न तथ्यों से प्रकट किया जा सकता है। कौन कौन से तथ्यों से? नगर का 2 भागों में विभक्त होना, पहला ऊंचे दुर्ग जो शासक वर्ग को दिखाते थे, नगर आवास क्षेत्र, दूसरा जो नीचे दुर्ग होते थे वो नगरीय आवास क्षेत्र। सड़कों की भूग्रिड पद्धति, भूग्रिड पद्धति मतलब क्या है कि सड़कें जो हैं 90 डिग्री पर काटती थी। इसको मैं ड्रॉ करके बता देता हूं आपको एक बार। जैसे सड़कें ऐसे हैं, ऐसे, अब इनको आगे सड़क लेनी है तो वो ऐसे ही बनेगी, यहां लेनी तो ऐसे ही लेनी है, यहाँ लेनी तो ऐसे ही लेनी, ऐसे एंगल। तो इससे क्या होता था, बीच में एक बढ़िया चौराहा आ जाता था, इसके आगे पूरी भूग्रिड पद्धति। तो 90 डिग्री पर काटने वाली, समकोण पर काटने वाली सड़कें यहाँ पे मिलती है। और आज तो अपन जानते ही हैं अपने यहाँ कैसी सड़कें हैं। फिर ढकी हुई व पक्की नालियों का निर्माण, पहली चीज जो गंदा पानी है उसको निकालने के लिए पक्की नालियां थी, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात वो ढकी हुई भी थी, मतलब ये लोग जानते थे कि ये हमारे लिए हार्मफुल है और इस गंदे पानी को ढका के रखना जरूरी है। फिर व्यवस्थित जल निकास प्रणाली, मतलब जल निकास के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली की, ये जो पानी है उससे बाद कहाँ जाएगा गटर में, वहां से फिर ये कहाँ जाएगा, ये प्रोसेस भी इन लोगों ने अपनाई थी और ये इनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी थी। सुरक्षित आवासीय निर्माण, मतलब सुरक्षित आवासीय निर्माण, इनके जो आवास होते थे वो कैसे होते थे, इनके आवास जैसे ये एक पर्टिकुलर गली है, ठीक है, यहाँ से ये रोड जा रहा है, यहाँ इनका ये घर है, ये घर बना हुआ है, इधर से भी ये सड़क जा रही है, मार्ग जा रहा है, और यहाँ से भी क्या हो रहा है, ये सड़क है, मार्ग जा रहा है। तो घर ऐसे बने होते थे, आज भी ऐसे ही बने होते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे घर के मार्ग आज जो है इधर सड़क की साइड खुलते थे, इनके सबके घर के जो मार्ग हैं वो ऐसे भीतर की ओर खुलते थे। मुख्य रास्ते जो हैं वहाँ पे इनके घर के दौर नहीं खुलते थे। इधर केवल इनकी क्या होती थी, विंडो होती थी, ताकि कभी भी कोई हमला हो जाए, कोई असुरक्षा हो तो सभी लोग किसी भी चीज़ में क्या हो सकता है, एक साथ यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। मतलब सुरक्षित आवास था पूरी तरीके से, जहां मकान के दरवाजे सड़क की ओर ना खुलकर अंदर की ओर खुलते थे, सड़क की तरफ वेंटिलेशन की खिड़कियां होती थी। फिर यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग, तो पक्की ईंटों का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी मिट्टी करके बना दिया, एक प्रॉपर रेशियो में होती थी, 4:2:1 के रेशियो में बनाया जाता था कि भाई 4 जो है अगर उसकी लंबाई है तो 2 उसकी चौड़ाई है और 1 उसकी मोटाई है। विशाल सार्वजनिक भवन व स्नानागार, अन्नागार, मतलब सैंधव स्थल जितने भी रहे हैं वहाँ से विशाल सार्वजनिक भवन मिले हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ये लोग हमसे समय से बहुत ज़्यादा आगे थे। उसमें जैसे स्नानागार हो गए, जैसे मोहनजोदड़ो से मिला है, अन्नागार हो गया, मोहनजोदड़ो से भी मिला है, हड़प्पा से भी मिला है, बाकी जगहों से भी मिले हैं। भवन निर्माण शैली 2 प्रकार के भवन थे। यहाँ पे जो भवन मिले हैं वो कैसे थे, साधारण और सार्वजनिक। साधारण भवन इस बात को इंगित करते हैं कि ये रहने वाले लोगों के आवास के हिसाब से थे। सार्वजनिक भवन जहाँ पे सभाएं होती रही होंगी, कोई राजनीतिक मीटिंग होती रही होंगी, या सुरक्षा के लिए होंगी, या अन्न भंडार के रूप में होंगी, तो ऐसी बिल्डिंग्स भी मिली है। यहाँ के सभी घरों में आंगन, रसोई घर व स्नानागार होते थे। जितने भी घर वहाँ पे मिले हैं सभी घरों में आंगन, रसोई घर, स्नानागार होते थे, और द्विमंजिला मतलब मंजिल पे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी वहाँ के घरों में। फिर सार्वजनिक सभा स्थल, यहाँ से सार्वजनिक सभा स्थल भी प्राप्त हुए हैं। रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था, मतलब यहाँ पे रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था में क्या हुआ है, जो नगर की भूग्रिड पद्धति पे जो सड़कें हैं तो उन सड़कों पे स्तंभ खड़े हुए जगह जगह, जिसके ऊपर चिमनियाँ होने के प्रमाण मिलते हैं। मतलब रोड लाइट जैसा सिस्टम भी इन लोगों ने डेवलप कर रखा था कि भी रात्रि में उजाला होना चाहिए। कचरा संग्रहण गड्ढे, ये कैसे होते थे इसको भी एक बार दिखा देता हूँ। टेक्नोलॉजी देखो इनके आप नगर नियोजन की। इन लोगों ने क्या किया था, ये जैसे सड़क है तो ये हवा की दिशा का ध्यान रखते थे कि हवा कैसे चलती है, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे इन्होंने क्या कर रखा था, रास्ते में गड्ढे बना रखे थे। अब जैसे मान लो उस समय तो वृक्ष का पत्ते हैं जो है, कचरा वही ज़्यादा होता था, तो जैसे हवा चलेगी तो पत्ते और कचरे ढलान की ओर जाएंगे और इन कचरों में आ जाते थे, इन गड्ढों में गिर जाते थे, ठीक है, और यहाँ से कलेक्ट करना आसान हो जाता था, तो सड़क पे बिखरे हुए नजर नहीं आते थे। ये भी इनकी एक बहुत विशेषता थी।
सैंधवकालीन कला विकास पर टिप्पणी। अब मान लो एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ गया कि सैंधवकालीन कला विकास पर टिप्पणी लिखिए 5 मार्कर में, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होता है कि यार कला विकास में हम क्या लिखें और क्या नहीं लिखें। तो है बहुत इजी प्रश्न। कला विकास का मतलब जो वहाँ से कला के रूप में मिले हैं, जैसे ये हार बनाए इन्होंने, ये मूर्ति बनाई इन्होंने, ये मुद्रा बनाई है इन्होंने, ये खिलौना बनाया है इन्होंने, ये भी एक तरह से मूर्ति है, करेंसी है, ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, तो यहाँ की कला को अपन क्या है, कला मतलब चित्रकला थी, वास्तुकला थी, ठीक है, या और भी कला में संगीत आ गया, बहुत कुछ चीज़ें आ गई। तो क्या क्या मिला उनको अपन देख लेते हैं। पहला स्थापत्य कला। स्थापत्य कला को अपन किससे प्रेजेंट करेंगे, नवनगर व सार्वजनिक भवन। इसमें लिखेंगे क्या कि स्थापत्य कला में निपुण थे, व्यवस्थित नगर एवं सार्वजनिक भवन इसको प्रमाणित करते हैं। मूर्ति कला, यहाँ से प्राप्त मिट्टी के खिलौने, बर्तन, पत्थर, कांसे से बनी वस्तुएं मूर्ति कला की ओर इंगित करती हैं। चित्रकला, चित्रकला में बर्तनों पर चित्र, खिलौनों, चित्रों, पशु पक्षी, पेड़ पौधे इत्यादि के जो चित्र मिलते हैं वो चित्रकला की ओर भी इंगित करते हैं। इसमें पर्टिकुलर प्लेस का एग्जाम्पल भी कोष्टक में आप लिख सकते हैं। धातु कला, तो तांबा, सोने चांदी के आभूषण वहाँ से मिले हैं जो प्रमाणित करते हैं कि भाई ये धातु कला में भी निपुण थे। मुहर निर्माण कला, ये भी कला हो गई। सेलखड़ी, लाख, पत्थर व चमड़ा, इन चारों से बनी हुई जो मुद्राएं हैं वो वहाँ से प्राप्त हुई है। लेखन कला, भाव चित्राक्षर लिपि ये लोग लिखते थे तो लेखन कला में भी ये विकसित थे। तो जबरदस्त आंसर होगा आपका, 5 में से 5 नंबर उसको देने पड़ेंगे अगर आपने इस आंसर को ऐसे लिखा तो। सैंधवकालीन विज्ञान व तकनीकी, मतलब इन लोगों का साइंस टेक्नोलॉजी में कितना मतलब फ्रेंडली थे ये, उस चीज़ पे देखते हैं। तो समय से आगे बहुत महान इंजीनियर, ये 11 मार्कर में भी आ सकता है। तो वहाँ पे अपने को लिखना कि विश्व की आश्चर्यचकित करने वाली सिंधु सभ्यता जिसने आज से 5000 विश्व पूर्व ऐसी सभ्यता को जन्म दिया जिसकी कल्पना आज करना असंभव है। इस संदर्भ में सिंधु वासियों की विज्ञान तकनीक पर निम्न तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यह आपका एक इंट्रो हो गया। क्लियर। महान इंजीनियर, इनके नगर, भवन, अन्य कलाएं इनकी विज्ञान तकनीक की ओर इशारा करती है। ज्यामिति के विशेषज्ञ, मतलब ज्योमेट्री के भी स्पेशलिस्ट थे कि सड़कों का भूग्रिड पद्धति पे होना, ठीक है, मकानों का जो सुरक्षात्मक स्वरूप है, ये सारा इनकी ज्यामिति की विशेषज्ञता को भी दिखाता है। धातु उपयोग के विद्वजन, मतलब धातु कला के पारखी, यहाँ से मिली मूर्तियाँ, मुद्राएं, बर्तन, इन्हें धातु कला के बारे में बताती है। जैसे कांसा है, भाई किसी और धातु को घिसते थे उससे तो दर्पण बनता नहीं, तो इनको पता था कि धातु को मिक्सचर भी करना है। कांसा क्या होता है, सेपरेट तो है नहीं, उसको मिश्रित करके बनाया जाता है। उच्च कृषि तकनीक का ज्ञान, कपास जैसी खेती को आगे बढ़ाना, जुते हुए खेतों के प्रमाण कालीबंगा से मिले तो उच्च कृषि तकनीक ज्ञान। जल निकास प्रणाली, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर पहले चर्चा कर सकते हैं। विशिष्ट भवन निर्माण, ये नगर नियोजन में कर सकते हैं। उद्योग धंधे जैसे मनके बनाने का कारखाना, तो ये भी विज्ञान तकनीक का हिस्सा हो गया। मुद्रा निर्माण की तकनीक, ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई। मुद्रा तकनीक उसी जमाने में उन्होंने सीख ली। बंदरगाहों के निर्माण, जैसे जो लोथल है वहाँ पे कृत्रिम गोदीबाड़ा मिला है, मतलब इन लोगों को पता था कि जहाज खड़ा करने के लिए पर्टिकुलर जगह चाहिए। जब ज्वार आएगा तभी वो क्या होते हैं, गोदीबाड़े से निकलकर समुद्र में प्रवेश कर लेते थे। फिर जब वापस ज्वार आता था तो उसी समय वो गोदीबाड़े में आके खड़े हो जाते थे डॉक यार्ड में। सिंधु सभ्यता की देन, अब कभी कभी एग्जाम में 5 मार्कर में क्वेश्चन है क्या, सिंधु सभ्यता की देन, या प्री में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कपास की खेती इनके देन। विश्व में सर्वप्रथम नगर देने वाली सभ्यता भी इंडस वैली सिविलाइजेशन को माना जाता है। पत्थर व ईंटों के बांध, ये भी इन्हीं की देन है। अगर मोहनजोदड़ो पिक्चर देखी हो आपने तो देखा होगा। जल निकास व्यवस्था, ये भी सिंधु सभ्यता की देन है। मिट्टी के बर्तनों के प्रथम साक्ष्य भी हमें यहीं से प्राप्त होते हैं। स्वास्तिक का पद चिन्ह, जो स्वास्तिक बनाते हैं हमारे हिंदू धर्म में, वो भी इसी सभ्यता की देन मानी जाती है, सिंधु सभ्यता की देन मानी जाती है। जो गणेश जी महाराज को हमारे समर्पित है स्वास्तिक का चिन्ह, ये भी इन्हीं की देन मानी जाती है। अब प्रभु जी का नाम आ गया तो लिखूंगा तो है मैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था कि आज से 5000 वर्ष पूर्व भी बंदरगाहों के माध्यम से, समुद्र मार्गों के माध्यम से, स्थल मार्गों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नींव भी इन लोगों की देन मानी जाती है। यहाँ के जो डैम्स हैं इनका आप फोटो देख सकते हैं, हालांकि ये तो एक आपको समझाने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसी प्रकार के कुछ। कपास की खेती, ये भी आपको बताने के लिए बताया गया कि याद रह जाए आप लोगों को कि इंडस वैली के लोग ही कपास लेके आए थे। सिंधुकालीन सभ्यता के विनाश के कारण,
ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप घर पे होमवर्क में आज ध्यान में रखेंगे, तैयार करेंगे कि सिंधु सभ्यता के विनाश के कारण। यहाँ पे आपको विद्वानों का नाम लिखते हुए चीज़ों के साथ आगे बढ़ना है। मैंने इसीलिए नहीं लिखा था कि आप लोग घर पे खुद इससे करें, ठीक है। स्पष्ट प्रमाण तो नहीं, किंतु भौतिक साक्ष्यों के आधार पर अनुमानित, मतलब सिंधु सभ्यता के अचानक समाप्त हो जाने के कोई विशिष्ट प्रमाण या भौतिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन विद्वानों के मतों के अनुसार इस सभ्यता के समाप्त होने के पीछे निम्न मुख्य कारण रहे होंगे। शायद बाह्य आक्रमण, शायद जलवायु परिवर्तन, बाढ़, भूकंप या उपयुक्त सभी सम्मिलित कारण जो है इस सभ्यता के विनाश के प्रमुख कारण रहे होंगे। कल वाले लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो रहेगा आपका वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारा पेड कोर्सेज के लिए आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, GLC IS, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस भी हम लोगों की अवेलेबल है, और अभी तक आपने ऑनलाइन आके कोर्स परचेज नहीं किया तो डेफिनेटली करें। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।